हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। इस हफ्ते ईद के बाद हम पहली एपिसोड कर रहे हैं और थोड़े टाइम बाद कर रहे हैं क्योंकि ईद की छुट्टियां थी, फिर स्केड्यूलिंग एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन जब ईद से मैं वापस आया और अखबार खोल के पढ़ा तो एक कंटिन्यूस स्टोरी जो पाकिस्तान में चली जा रही है वो ऑब्वियसली फिर से नज़र आई कि महंगाई में इजाफा है, वीक ऑन वीक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है और बिलखसूस खाने पीने की चीज़ों में महंगाई हो रही है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि जी ये क्यों हो रही है, इसके इश्यूज क्या हैं, किस तरह जो है पाकिस्तान में इन चीज़ों पे इन कीमतों पे काबू पाया जा सकता है। और ऑफ कोर्स जब आप अखबार खोलते हैं तो आपको नज़र आता है कि जी मुर्गी महंगी हो गई, गोश्त महंगा हो गया, और उसकी जो है वो प्राइस फिक्स कर दी गई, लेकिन प्राइस फिक्सिंग से जो है मामलात आगे नहीं बढ़े। तो आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात की जाए कि क्यों पाकिस्तान में जो है बिलखसूस मीट, पोल्ट्री एंड रेगुलर जो बीफ और मटन होता है उसकी कीमतें ऊपर क्यों जा रही हैं। तो इस पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सुलेमान अनवर। ही इज एंटरप्रेन्योर, is an expert in the broader value chain of the dairy and agricultural industry, particularly looking at meat. Somebody जिससे मैं जब मुझे सवाल होता है कि जी सोयाबीन रुक गया तो क्या मसला है, या चिकन की प्राइस में अभी क्या वॉलेटिलिटी क्यों आ रही है, तो मैं सुलेमान को मैसेज करता हूँ कि भाई समझाएं या डिसाइफर करें अखबार में क्या चल रहा है। तो आज सोचा कि उनको दावत दी जाए, उनसे बात की जाए इस टॉपिक के ऊपर। तो सुलेमान, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू पाकिस्तान में। Thank you very much. Pleasure to be here, and I'm kind of honored कि जी ओके कहीं फंसते हैं आप तो मुझे कॉल करते हैं. I hope कि it helps. No, it always does, which is why I want to have a longer discussion with you for the podcast as well. लेकिन इससे पहले कि मैं उस तरफ जाऊं कि क्यों इस दफ़ा जो है हम देख रहे हैं महंगाई खाने पीने की चीज़ों में, बिलखुसूस गोश्त की, चिकन और बीफ वगैरह की कीमतों में, पहले समझाएं मीट वैल्यू चेन होती क्या है, पाकिस्तान में वो किस तरह ऑपरेट करती है और उसके क्या मोटे मोटे सेगमेंट्स या सेक्टर्स हैं इस वैल्यू चेन के अंदर, जिसके बारे में समझना बड़ा ज़रूरी है इससे पहले कि हम बात कर सकें कि कीमतें क्यों ऊपर जा रही हैं। देखें, वैल्यू चेन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर जनरली मीट को ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड के उसके अंदर वेयर डज बीफ स्टैंड्स. बीफ के अपने डायनामिक्स हैं. देन कम इन के गोट और शीप, जिसको हमारे यहाँ यूजली छोटा गोट या मटन के नाम से जाना जाता है, उसके डायनामिक्स क्या है, बिकॉज दैट्स एन ऑल टुगेदर स्पेशलाइज्ड एरिया. एंड देन कम्स इन पोल्ट्री साइड. पोल्ट्री के ऊपर इस वक्त एक शदीद प्रेशर इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग जो हम देख रहे हैं. whereas you can see the impact on the beef as well as on the sheep and goat side as well. और आखिरी में एक छोटा सा एलिमेंट रह जाता है हमारे यहाँ भी, वो इतना ज्यादा उसके ऊपर ट्रैक्शन नहीं हो रही, दैट इज द फिश बेस्ड प्रोटीन सोर्स, उसकी कंजम्पशन के ऊपर. सो ये हर एलिमेंट जो है ना अपने अंदर एक पूरी, क्या कहना चाहिए कि एक पूरा, इसकी एक पूरी डॉक्ट्राइन है, इसका पूरा एक एंड टू एंड वैल्यू चेन है, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को जो समझने के लिए. अब जनरली स्पीकिंग आप एज अ लेमैन आप ये सोचते हैं यार कि क्या, हर एक को पता है कि जनरली प्राइसेस जो डिटरमिन होती हैं वो डिमांड एंड सप्लाई का जो जो मेजर एलिमेंट्स प्ले होते हैं वो उसमें फिक्सन हो रहे होते हैं. तो क्या हम लोगों को गोश्त पसंद नहीं है, या हम खाना नहीं चाहते हैं, या उसकी सप्लाईज के साथ कोई इशू है? वेयर डू वी स्टैंड वर्सेस आवर नेबर्स, वेयर डू वी स्टैंड वर्सेस इंटरनेशनल प्लेयर्स या ममालिक इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन? सो जरा वहां से लेके चलते हैं, ट्राई टू ब्रेक इट डाउन के वे डू वी स्टैंड एंड वैल्यू चेन के मेन एस्पेक्ट्स क्या हैं, उनके इश्यूज क्या हैं, और इवेंचुअली वो ट्रिकल डाउन होके प्राइस के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. तो अगर आप टोटल मीट को देखें, तो ग्लोबल एवरेज जो कंजम्पशन की है पर कैपिटा पर ईयर, somewhere around 63 kgs per capita पर ईयर की ग्लोबल एवरेज मीट की कंजम्पशन की बनती है. अगर उसके अंदर आप मेजर प्लेयर्स को उठाएं तो और ये यूएसए जो अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, राइट? बड़े का अक्रॉस ऑल गोश्त, छोटा कैटेगरी. गोश्त, मुर्गी, हाँ, सी फूड एग्जैक्टली. वगैरह। और इसमें जो एक और चीज मद्देनजर मद्देनजर रखने की जरूरत यह है कि इन्वेस्टिंग इकोनॉमीज वहाँ पे पोक जो है दैट आल्सो कंट्रीब्यूट
वो बेसिकली उसको क्लासिफाई करती हैं उसी ग्रुप के अंदर जिसके अंदर शीप एंड गोट जो सा वो आ रहा जी, होता है। सो चीन जो है इस दैट्स हिसाब से पोर्क की मार्केट में चीन जो है वो वन ऑफ द लीडिंग लार्जेस्ट स्टार। मार्केट्स इन द वर्ल्ड है। या एग्जैक्टली। सो आप देखेंगे कि यूएसए जो है ना, इट्स ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट विद 149 केजीज पर कैपिटा पर ईयर हमें कंजम्पशन। हमें हमारा रिबाई बड़ा पसंद है सुलेमान साहब। यहाँ पे जो है तो रिबाई रिबाई एग्जैक्टली, गन्स और जो है वाह, रिलीजन के ऊपर जो है बहस नहीं हो सकती। बहस नहीं हो सकती, एग्जैक्टली। सो अगर आप उसी को अब देखना स्टार्ट करें तो वो जो नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन साइड है वो आपको 100 प्लस में जो है ना वो सारा का सारा एरिया नजर आएगा। आप यूरोप के ऊपर आए तो आपको हाई 90s, हाई 80s के अंदर ये नंबर नजर आएगा। चलें इनको भी आप साइड पे कर लें, अपने रीजन में आ जाते हैं, चाइना की बात करते हैं। चाइना इज, आई थिंक, 63, आई गेस, या 63 केजीज पर कैपिटा पर। बांग्लादेश क्या कहता है? 31 केजीज हैं। ईरान 49 केजीज हैं पर कैपिटा। टर्की 43 केजीज। इंडिया वी नो, बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स कि वहाँ पे रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं, वो मीट कंजम्पशन नहीं करते, तो नेचुरली नो, वी नो कि वहाँ पे कंजम्पशन इज ऑन द लो साइड। बट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द मीट एंड इट्स एक्सपोर्ट, वो फिर भी पाकिस्तान से दुगने ज्यादा है। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि हमारे यहाँ जो मीट की कंजम्पशन है वो 16 केजी, 16 केजीज पर कैपिटा पर ईयर। अगर आप उसको इसी तरह ब्रेक करना स्टार्ट करें कि मीट के उसमें बीफ कितना है, बाकी एलिमेंट्स कितने हैं, तो यू गेट टू द पॉइंट कि पोल्ट्री का नंबर सीम्स वेरी ऑड। A poultry association of Pakistan is a privately run institution. Poultry is a well organized private business. उनके क्लेम्स को जब आप इस नंबर के अंदर इंकॉर्पोरेट करें ना, तो आपको ये नंबर थोड़ा सा एडजस्टेड ऑन हाई साइड चला जाएगा। आप कहेंगे यार ओके फाइन, ये कुछ तकरीबन अराउंड 22 केजीज पर कैपिटा पर ईयर पाकिस्तान की मीट की कंजम्पशन। Whereas हमारे eating habits and our liking for meat is no less than, let's say, Bangladesh, Sri Lanka, Iran, Turkey. बल्कि और इसमें मैं आपको इंटरप्ट करूं, अगर एनेक्डोटली अगर किसी से बात की जाए जो यूट्यूब पे कंटेंट कंज्यूम करते हैं पाकिस्तान का, तो टॉप 3 के अंदर पाकिस्तान के फूड व्लॉग्स आते हैं। और अगर आप उन या फूड व्लॉग्स को देखें तो एग्जैक्टली, उसमें गोश्त के अलावा किसी और चीज की तो बात ही नहीं होती। इनफैक्ट अभी मैं आप वो किसी से बातें नहीं। जोक कर रहा था, वो किसी मेरे ख्याल में गफार कबाब हाउस या कहीं गए थे सहरी पे, तो उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ कोई वेजिटेरियन ऑप्शन भी है साइड में आपके मेन्यू पे? तो उन्होंने कहा ये क्या चीज होती है, आप कबाब हाउस आए हैं, आप कबाब खाएं। तो इट you're राइट कि वो जो नंबर है, इट डजंट स्ट्राइक one's एक्सपीरियंस ऑफ ईटिंग इन पाकिस्तान पर से। ठीक। अब हम इसको जरा फर्दर पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो इशू एक जो फंडामेंटल कॉमन सेंसिकली एक जो एक आपको एकदम समझ आएगा क्या हमारे यहाँ दी प्रोविजन ऑफ एनिमल्स उसके साथ इशू है। तो किसी भी इकोनॉमी की जो एक फंडामेंटल बेस है जिसके ऊपर शायद आपने डिसीजन मेकिंग करनी है वो डाटा होता है। तो आपको पता, आप हैरान होंगे कि द लास्ट एनिमल सेंसस दैट went into Pakistan or happened in Pakistan was back in 2006. अब आप इमेजिन करें 2006 के बाद से स्टेटिस्टिकल एक्सट्रपोलेशंस हैं, दरमियान में कितने मेजर फ्लड्स आए हैं इन द प्लेन्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड ऑल अक्रॉस डिफरेंट एरियाज। उसके अंदर जहाँ पे दूसरा नुकसान हुआ वहाँ पे माल मवेशी का कितना नुकसान हुआ उसको आपने कैसे इनकॉर्पोरेट किया। दरमियान में एक अटेम्प्ट हुई पंजाब के अंदर स्पेशली इस सेंसस को दोबारा किसी तरह से कंडक्ट करने की, वो लेकिन वो इतना पोलिटिसाइज हो गया वो सारा प्रोसेस कि वो सारी रिपोर्ट्स उनसे अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठी। बट अगेन मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि अभी कराची के सेंसस पे बहस चल रही है। तो आप एग्जैक्टली, कह रहे हैं कि सिर्फ कराची के सेंसस इंसानों की गिनती पे पॉलिटिसाइजेशन नहीं होती, या गाय अभी उधर बकरी आते मुर्गी की गिनती में भी जो है वो अरे पॉलिटिसाइजेशन हो गई। 15 साल हाँ, से गिनती नहीं हुई है कि गलती मवेशी नहीं है। जानवर कितने हैं पाकिस्तान में। अब आप जस्ट इमेजिन करें कि एक प्राइवेट सेक्टर, यू आर एंटरप्रेन्योर, यू वांट से यार कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन 239 मिलियन है, यूएन के स्टैट्स ये कहते हैं। we stand at this point in time at 239 million population. इतने नंबर ऑफ लोग हैं, इट्स एन एब्सोल्यूट सब्सटैंशियल मार्केट अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ पे कंजम्पशन ड्रिवन प्रोडक्ट्स जो उनसे हैं, जिसका ना सिर्फ पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर इम्पैक्ट है, मैल न्यूट्रिशन एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स जिनसे हम उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी दैट इज राइट लाइंग देयर। बट
अगर मैं वो 2006 के नंबर्स की एक्सट्रापोलेशन की बेस के ऊपर कोई बिजनेस विजिबिलिटी स्टडी बना के उसके ऊपर कुछ सेटअप इन्वेस्ट करूं, that would be something, you know. So just imagine the people who have already done this thing and still trying to do this thing and still trying to learn कि यार कि what's happening with them once they are in the field, when they have boots on the ground and they're trying to, you know, get there and trying to make sense of the market. तो आपको पता लगता है कि there's a huge gap, और वो गैप प्रीडोमिनेंटली, अगेन देखें इसमें बहुत सी चीजें हो सकती हैं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वेब। मेरी नजर के अंदर ये जो पूरा जो इशू है, ये स्ट्रक्चरल इशू है। ठीक है, हम इसी के साथ जो एक बड़ी इमीडिएट साथ बहस आ जाती है ना, जो भी पिछले दिनों में बहुत रिगरस तरीके से चली थी, कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट्स इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है। तो भाई एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट करने के लिए आपको जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या जो स्ट्रक्चरल एक्शंस करने चाहिए थे पास्ट दिहाइयों में, वो कहाँ हुए, या हुए तो कैसे हुए, और उनके क्या इम्पैक्ट्स हैं, जिसके रिपरकशंस हम आज फेस कर रहे हैं। ठीक हो गया। और ये सब, और ये आप फूड आइटम्स को उठा लें, ये आप नॉन फूड आइटम्स को उठा लें, तो आपको आप देखेंगे कि pretty much the तमाम डॉट्स जो हैं they connect on the same point. In fact, इस पे एक important point, if I may interrupt, because it came while you were explaining and you gave the example of America. अब मैं काफी दफा जो है एक जमाने में आयोवा जाता था, which is the heartland of the corn belt अमेरिका का जो कहा जाता है। तो वहाँ आपको जो है हर तरह की एग्रीकल्चरल एसोसिएशन मिलेगी, इंक्लूडिंग जानवर लाइफ स्टॉक एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स बेसिकली आयोवा में होते हैं। अगर आप अमरीकी सियासत फॉलो करते हैं तो पहला प्राइमरी या इनिशियल प्राइमरी जो इलेक्शंस होते हैं वो भी आयोवा में होते हैं, क्योंकि वो एक बेस है। तो वहां जब मैं जाता था तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिली, वो ये कि मीट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कॉर्न इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर, बट उससे एसोसिएटेड सब इंडस्ट्रीज, इनका एक बड़ी सिनर्जी है कि रिसर्च के लिए आपने सस्ता ग्रेन उगाना है, वो सस्ता ग्रेन जो है फिर जानवर की फीड में जाता है, उससे जानवर की यील्ड बढ़ती है, आपको ट्रेसेबिलिटी मिलती है कि जानवर खा क्या रहा है, हेल्दी है नहीं है। वो फिर लाइफ स्टॉक सेक्टर होता है, उससे एक्सपोर्टेबल सरप्लस बनता है। जो अमेरिका जो है वो अभी भी जो है, आप अगर आप डेटा उठाएं तो इट्स मीट गोज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, यूएसडीए सर्टिफाइड प्रीमियम मीट इन पर्टिकुलर। तो you're right in that sense कि वो जो structural issue है, it's across the board. पूरा agricultural sector in essence is part of that problem here. This synergy is very important. You know, I mean, आगे जाके I'll try to explain through an example के how you know energy generation can impact and vice versa as well. ये दोनों चीजें आपस में कैसे जो है ना लिंक कर सकती हैं। ऑल्दो अपेरेंटली नजर आएगा यार एनर्जी जनरेशन का इस सेक्टर के साथ, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ क्या ताल्लुक है। पर अगर हम थोड़ा सा मीट के ऊपर ही फोकस रखें, आप बीफ को पकड़ लें फॉर इंस्टेंस, हम बात ये करते हैं, तो बात ये है वेस्टर्न इकोनॉमीज के अंदर जहाँ पे हम ये हमारी अगर एस्पिरेशन है कि हमने अपना मीट एक्सपोर्ट करना है, हाउ डू दे ईट मीट, व्हाट काइंड एंड क्वालिटी ऑफ मीट दैट दे ईट। उसके अंदर वो मॉबलिंग के कॉन्टेक्स्ट, क्या हमारा जानवर वो प्रोड्यूस कर सकता है, या जिस जिनोम का जानवर हमारे पास है इस जमीन के ऊपर है, क्या उसके अंदर ये कैपेसिटी है। एक बड़ा क्रिटिकल एलिमेंट यूज होता है, उसे कहते हैं फीड कन्वर्जन रेशियो। the kgs of feed you would feed to the the animal जो कि उसको help करेगी to gain weight by 1 kg. The lower the number, the efficient that the feed impact is, and the more efficient is your farm is. तो हमारी जो feed conversion ratios हैं across the board, आप beef को ले लें, आप mutton sheep को ले लें, आप पोल्ट्री की तरफ चल जाएं, पोल्ट्री बाय द वे on a good note, उसकी जो feed conversion ratios पाकिस्तान के अंदर हैं, they're good as compared to international. But when it comes to the beef side and the mutton and the other side, I mean we are nowhere. We are still, अब आपने वही फीड खिला के एक तरफ स्पेशलाइज करके मीट के लिए रेयर करना है और उसी फीड को खिला के उसे दूध प्रोड्यूस करना है, चले हम वो डेयरी को साथ ही वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। वी आर स्टिल आई थिंक सेकेंड और थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री जहाँ पे जो फार्म गेट प्राइस ऑफ मिल्क सॉलिड्स हैं
वो दुनिया में शायद नंबर सेकंड या नंबर थर्ड के ऊपर हों, ठीक है। एंड देन वी एस्पायर के यार कि हमने इस आउटपुट, इस रॉ मटेरियल से वैल्यू एडेड प्रोड्यूस चीजें बना के लोकल भी बेचनी है जो कि अफोर्डेबल हो, और वो हमने एंड वी बिलीव कि यार कि हम शायद इसके साथ इतने कंपेटिटिव स्टिल हैं कि हम उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। On my personal belief is, and I strongly believe in this thing, especially when it comes to food and food related items, thinking about exports or exportable surplus without addressing the current needs of your own people to an extent कि जहाँ पे आपके तमाम जो malnutrition के aspects हैं, जो nutritional deficiency के issues हैं, and giving access to all and everywhere, सबके वो जब तक वो पूरे नहीं हो रहे, and you are just focusing on that's kind of I agree with you on that. In fact, ये बात मैं इन ऑन अनदर लेवल इस पे काफी लोगों से बात कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल, लोग कहते हैं पाकिस्तान में जो है, इवन आफ्टर डिवैल्यूएशन, मिनिमम वेज अगर देखा जाए ऑफिशियल जो है, वो रीजनली competitive नहीं है in dollar terms, right? A friend of mine was having this argument or conversation with me, and I said कि ये अभी और ऊपर जाएगी minimum wage, and he was like, well, we can't be competitive. तो मैंने उसको कहा, देखो, you cannot aspire to be competitive on labor, कि आपकी जो लेबर की प्राइस है वो दुनिया के मुकाबले में नीचे हो, उस वक्त तक आप compete नहीं कर सकते, तब तक जब तक आप सस्ता खाना अपने लोगों को नहीं खिला रहे। क्योंकि आपका खाना इंपोर्टेड है, दाल आपकी इंपोर्ट होती है, गंदम की शॉर्टेज आपकी इंपोर्ट होती है, उससे जो रोटी बनती है उसकी गैस आपकी इंपोर्ट होती है, वगैरह वगैरह। तो आप पूरी वैल्यू चेन, जो एक आम शहरी पाकिस्तान का दाल रोटी खाता है, 85+% हमारे इस पे मैथ भी कर चुका है, इज इम्पोर्टेड। तो yeah, उस सिचुएशन में डिवैल्यूएशन तो आपको compete नहीं करने देगी, क्योंकि आप अपना खाना ही सस्ता नहीं दे रहे अपने लोगों को मुल्क में उगा के। तो उसका प्रेशर सैलरीज पे पड़ेगा। एंड अगेन इट कनेक्ट्स टू द मीट इंडस्ट्री, के जब आप चीप अफोर्डेबल कैलोरीज एंड प्रोटीन अपने लोगों को नहीं खिला सक रहे, क्योंकि आपके पास सरप्लस नहीं है, एसेंचुअली सप्लाई इतनी नहीं है जितनी डिमांड बढ़ रही है, तो आप कैसे उसको एक्सपोर्ट करेंगे? पहले तो आपने अपने लोगों का पेट पाल के फिर सरप्लस को एक्सपोर्ट करना है, राइट? लेकिन इस पे एक स्पेसिफिक सवाल मेरा आपसे ये, कि इन जो इन इन सेगमेंट्स में बड़े बड़े कंपोनेंट्स क्या हैं वैल्यू चेन के, जो क्रिटिकल हैं स्ट्रक्चरली सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को? the first and the foremost is the animal, उसका genome क्या है, वो क्या is economically viable to generate a yield and output that would make business sense। सबसे पहले तो ये अच्छा, हम लोग जो है ना, ये जो बड़े सही पाक हिंद, स्पेशली हम लोगों का ये जो एरिया है, वी आर इन लव विद लेट्स से भैंस, उसका गोश्त भी और उसके दूध के साथ भी। बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई हैव येट टू सी अ फार्म की जो कि इकोनॉमिकली वायबल हो इन टर्म्स ऑफ rearing them up either for meat or for milk production on a large scale। ठीक है, छोटा आपको छोटे मोटे स्मॉल साइज की फार्म्स बनाए हुए हैं, दैट्स एवरीथिंग, बट हमने बात करनी है टोटल नेशनल लेवल की, इट्स नॉट देयर। एंड हम बज़िद हैं कि नहीं यार, विल विल डू, हम दुनिया जो मर्जी करती रहे, करते हमने इसी के साथ जाना। देन देयर आर अदर ब्रीड्स एज वेल, जो कि लेट्स से काउस की तरफ आ जाए, गांव की तरफ हम चले जाते हैं, स्टिल द सेम इशू। लास्ट 10 सालों के अंदर, 15 सालों के अंदर बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, थिंग्स आर इम्प्रूविंग, दे आर मूविंग ऑन द राइट डायरेक्शन एंड, बट क्या वो पेस है कि वो जो उसको अब उसको जल्द कैचअप कर सकेंगे और उस जगह तक पहुंच सकेंगे जहां पे आप इस डेफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें? तो आई आई डोंट थिंक वो उसमें ना आपको वो क्या कहना चाहिए, वो फोकस नजर आता है ना उसके अंदर वो स्ट्रक्चरली उन चीजों को आगे लेके चलने की कोई प्लान नजर आता है। The second element that comes in is the feed फर्स्ट that you are एलिमेंट पे, giving। बिफोर यू गो टू द सेकंड वन, इस पे बेस्ट इन क्लास ग्लोबली ब्रीड कौन सी होती है? इज इट द जर्सी हर्ड, इज इट द टेक्सास लॉन्ग हॉर्न, लाइक व्हिच वंस आर नहीं, द ब्रीड्स? अब वो फॉर मिल्क प्रोडक्शन तो इसमें जर्सी भी है और फ्रीजियन भी है, और इस तरह की देयर कपल ऑफ अदर्स जो कि फॉर मिल्क प्रोडक्शन जो है दे आर वेरी गुड ऑन ऑन मीट जनरेशन स्पेसिफिकली। एकदम वो म्यूजियम के अंदर उनका नाम इस वक्त नहीं आ रहा, बट अगेन देयर आर जीन्स अवेलेबल जिनको आप लेके
और उनको प्रॉपर फीड जो सी है वो फीड करके, एंड देन यू कैन मूव टुवर्ड्स दिस थिंग। अब वो सेकंड वो फीड एलिमेंट के ऊपर ही आ जाते हैं इमीडिएटली। अब वो जो फीड के कंपोनेंट्स हैं, अब बात वही आ गई, क्या वो जो फीड के कंपोनेंट्स हैं क्या वो आप लोकली ग्रो कर रहे हैं, या फॉर दोज कंपोनेंट्स यू आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट ऑप्शंस। अच्छा, वो अगर इंपोर्ट ऑप्शंस हैं फॉर द टाइम बिंग, अगर आपने उसको स्टार्ट भी करना है, तो अगर उनको सब्स्टिट्यूट करना है गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग रन के अंदर, तो आपके उसके ऊपर क्या प्लान्स चल रहे हैं? अगेन यू डोंट सी दैट। अब वो अगर फीड का कोई एक ऐसा कंपोनेंट है, लेट्स से वो 20% भी, जैसे सोयाबीन की हम बात कर लेते हैं, सोयाबीन मील जो सा है, पोल्ट्री के लिए रेंजेस फ्रॉम 17 to 20% कंट्रीब्यूशन फीड के अंदर चला जाता है फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ फीड, डिपेंडिंग ऑन कि वो आप मिल्किंग के लिए कर रहे हैं या फीड लॉट फार्मिंग के लिए कर रहे हैं फॉर लार्ज एनिमल। वो आपका तकरीबन 8-9%, 10% तक जो अच्छा, है ये वहां पे भी चल जाता है। समझने के लिए जरूरी है ऑडियंस के लिए कि चारा हर जानवर को एक तरह का नहीं खिलाया जाता। अगर हाँ, गाय जो है वो दूध के लिए है तो उसका खाना बड़ा डिफरेंट होगा। अगर वही जानवर जो है गोश्त के लिए उसको उगाया जा रहा है, तो लोग काफी ये भी समझते हैं कि चारा चारा होता है, लेकिन जैसे खुद लोग जो एथलेटिक में वर्कआउट वर्कआउट करते हैं उनको पता है प्री शेक अलग होता है, पोस्ट प्रोटीन शेक अलग होता है, एग्जैक्ट। वेट कटिंग के लिए अलग न्यूट्रिशन होती है। इसी तरह जानवर के लिए भी जिस तरह का आउटपुट आपको उस जानवर से चाहिए, वो आप जैसे कह रहे थे बड़ी डिफरेंट परसेंटेजेस होती है न्यूट्रिएंट्स की उसके अंदर। मैं एग्जैक्टली ये एग्जांपल देने लगा था कि अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपने मास बिल्ड करना है, तो आपका जो पूरी डाइट रिजीम है वो एब्सोल्युटली चेंज होती है टू गेन मसल। द सेम एग्जैक्टली अप्लाइज। ना सिर्फ वो ये कि वो सिर्फ डाइट रिजीम चेंज होती है टू गेन मसल, बट आपने अपने आप को एक सर्टन मेंटल फ्रेमवर्क के अंदर भी रखना होता है ताकि वो उसको वो बेनिफिट करे। हमारे यहाँ अगर आपने लार्जली जानवर को जो है वो बांध के रखा हुआ है, उसको फ्री एक्सेस टू पानी तक नहीं है, तो वो भी एक बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर है in terms of increasing its productivity. Although इसके ऊपर thanks to large corporates जो कि previous last 20 years के अंदर they have done splendid work on their on their own to in form of different interventions इस sector के अंदर, तो वो उसके अंदर काफी improvement आ रही है। अब गेटिंग टू द फीड एलिमेंट, अगर आपका एक सब्सटैंशियल सम जो सा है वो इज डिपेंडेंट ऑन a contribution of the feed is dependent on an element which you import, और import जो सी है वो डायरेक्टली exposed है to foreign exchange fluctuations. So just imagine कि आपकी जो टोटल प्लानिंग साइकिल है वो कितना एट रिस्क है इन टर्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द प्राइस। तो जब वही प्राइसेस आपने आगे पास ऑन करनी है, तो इवेंचुअली वो जो बक स्टॉप्स एट द कंज्यूमर एंड की, फिर वो सारा का सारा वो वहां से रिकवर होना है, और वहां पे फिर वो अगेन एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। वो डिमांड भी कम होगी आपकी, इवेंचुअली वापस जाके आपके दिल बी यूनिट्स जो कि पोल्ट्री की साइड के ऊपर हुआ कि बिकॉज द होल साइकिल वर्क्स ऑन क्रेडिट, and the units are largely fragmented and small units, तो वो they get out of business because वो sustain नहीं कर सकते, और working capital की उस तरह की facilities in the current interest rate regimes तो वो बिल्कुल sustainable नहीं है। so वो vicious cycle जो सा है वो वापस जाके supply को reversely hit करता है। So again, you need to have the animal of the right gene structure, making sure कि उसकी yields are economically feasible. Second, जो आपका फीड एलिमेंट है, ऑब्वियसली वंस यू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग, तो आपने देखना है कि इंपोर्ट्स क्या है, उन इंपोर्ट्स को कितने अरसे के अंदर आप सब्स्टिट्यूट करके लोकली सोर्स्ड एलिमेंट्स के ऊपर कन्वर्ट करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं, और देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज, जस्ट अबाउट फोकस वाली बात है, और वो वही वाली बात आगे वो आप वो स्ट्रक्चरली उन चीज़ों को अगर लेके चलें तो आप उसको कर सकते हैं। कमिंग टू गोट्स एंड शीप्स, अब आप हमारे यहाँ मवेशी पालना, छोटे मवेशी पालना पाकिस्तान में, क्रॉस पाकिस्तान, केपीके हो जाए, पंजाब हो जाए, सिंध हो जाए, रूरल एरियाज के अंदर इज अ कॉमन प्रैक्टिस। अब आप देखेंगे, और उसमें भी अगेन ब्रीड्स एंड ऑल अदर थिंग्स, ये सारे वही एस्पेक्ट्स उनसे वो रोल और प्ले अभी तो करते हैं। उनका सीजन भी आ रहा है, बकरा ईद करीब है तो अब वो और तैयार। अभी बकरा ईद करीब हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा डायनामिक्स जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे जो सप्लाई, ये जो प्रोडक्शन सेंटर्स इन टर्म्स ऑफ द एरियाज जहाँ पे ये एनिमल्स रेज किए जाते हैं, तो वो आपको नजर आएगा कि मैप के अंदर अगर आप देखें तो सदर्न पंजाब, सिंध का एरिया है, वहाँ पे ये लार्जली ये एनिमल्स, और वो लोग आर वेरी डिवोट किस्म के ना, they know how to raise animals and they love doing this job. Oh, but they don't stay at one place. They're moving from one place to another place जहाँ पे चारा पानी नजर आया, उस हिसाब से उन्होंने अपना रेवड़ उठाया, वो बड़े बड़े रेवड़ उनके।
So there was a study that was conducted by LNDD Punjab, Livestock and Dairy Development Department Punjab, and I mean amazing उसके अंदर एक information मतलब मुझे तो उसने चौंका दिया। अगर एक जानवर सदर्न पंजाब से लाहौर आ रहा है फॉर स्लॉटरिंग पर्पसेस, वो 8 हैंडशेक से गुजरता है, 8 व्यापारियों से गुजर के वो ट्रक और गाड़ी के अंदर वो जानवर लाहौर पहुंचेगा। वाह। और फिर लाहौर में फिर आगे फर्दर वो डिपेंडिंग ऑन कि वो किस मंडी या किस जगह के ऊपर है, वो फर्दर कितने हैंडशेक्स लेगा और वो सेल होगा। So just imagine the kind of stress the animal goes through. अब वो अगर एनिमल स्ट्रेस के अंदर है और वो पहले से ही उसकी वो जेनेटिक कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि उसकी यील्ड जो सी है वो मोर देन 50% हो आफ्टर स्लॉटरिंग द कार्कस का उसको वेट है, और उसको फर्दर आप स्ट्रेस के अंदर डाल लें, तो अब आप उसको जब ज़िबा करके लटका के उसको वेट करेंगे और उसका जो इफेक्टिव प्राइस पर केजी निकालेंगे तो पता लगेगा वो उसमें 2000 से ऊपर ही जाना होगा। और इसके ठीक। बारे में एक एक क्विक पॉइंट के, जो लोग अगर फॉर एग्जांपल लाहौर या कराची में रहते हैं, कराची का तो मुझे खुद मालूम है कि आप मेवाशाह कब्रिस्तान की तरफ जाएं तो लियारी एक्सप्रेसवे के नीचे वाले इलाकों में जहाँ लियारी नदी बहनी थी एक ज़माने में, वो अभी भी थोड़ी बहुत बहती है, बेसिकली सूरज का पानी है, लेकिन वहाँ अगर आप मेवाशाह के करीब वाली इंटरचेंजेस पे उन पुलों के नीचे अगर आप देखें तो आपको मवेशी मंडी नज़र आएगी, स्पेशली बकरे और उसकी दुम्बों की, प्राइमरली बकरे की। तो वहां से जो है वो फिर शहर के अंदर जो है वो जानवर जाता है, और वो आई थिंक उसमें भी 3 से 4, अगर आप किसी से आगे पूछेंगे कि भाई हैंडशेक्स कितने होते हैं कसाई तक जाने में, तो 3 से 4 आपको आराम से कहेगा कि इतने बीच में मिडिल मैन है। और वहां आप जानवरों का हाल देखेंगे तो यू विल योरसेल्फ नो कि ये कितना स्ट्रेस्ड एनिमल है। अच्छा, आपने एक तरफ वो 8-9 हैंडशेक्स के बाद लाहौर पहुंचा। हम लाहौर की बात करते हैं, या इज वन ऑफ द मेन मेट्रोपोल्स। आई एम प्रीटी श्योर इट विल मोर लेस द सेम केस इन अदर मेट्रोपोल्स एज वेल। अच्छा, उसके बाद आपने इसको स्लॉटर करने के लिए बाय लॉ रिक्वायरमेंट है कि वो पेमको से करना है। सो देयर इज वन स्लॉटरिंग हाउस, वो आपने वहीं से करवाना है। अच्छा, एंड अब आप क्या पाकिस्तान में या लाहौर के अंदर इर्द गिर्द में और स्लॉट बहुत से स्लॉटिंग हाउसेज हैं, वो एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए बिल्ड हैं, एक्सेस कैपेसिटी है, बट दे आर नॉट ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। दे हैव द लाइसेंस के लिए कि वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो गोट या शीप जो स्लॉटर या एनिमल स्लॉटर हो रहे हैं, दे आर अलाउड टू डू दैट। अच्छा, ये लाहौर में इन्फोर्स होता है बाय द वे कि नहीं? क्योंकि कराची में तो नहीं इन्फोर्स होता। ये वैसे ही इन्फोर्स होता है जैसे पूरे पाकिस्तान में हर चीज इन्फोर्स होती ओके, आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि लाहौर में कुछ अलग काम, क्योंकि थोड़ा एडवांस होता है लाहौर इन चीजों में कभी कभार, लेकिन कराची में तो कोई कोई मजाल है कि ये चीज इन्फोर्स हो कभी? है। नहीं सर, वो एक दैट्स एन अनफॉर्चुनेट पार्ट। अगेन वो जब आप लिंक्स, बहुत सी अच्छी चीजें करने की यहाँ पे पास में कोशिश हुई। जैसे वन ऑफ द वेरी गुड स्टेप्स दैट हैपेंड इन वन ऑफ द पास्ट पॉलिटिकल regimes, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, बट उन्होंने एक मिनिमम पैस्चराइजेशन लॉ पास किया, डेयरी की तरफ इसी से डायरेक्टली कनेक्ट हुआ। उन्होंने कहा कि सिटी की सबर्ब्स के अंदर दूध ओनली वही सेल होगा जो पैस्चराइज्ड हो एट मिनिमम स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना, दिस इज द नॉर्म अक्रॉस द बोर्ड ग्लोबल। पाकिस्तान शायद दुनिया के चंद उन ममालिक के अंदर है आज भी जहाँ पे हम दूध उस तरह कंज्यूम करते हैं जैसे लार्जली कंज्यूम किया जाता है, कि वो गवाला दूध लेके आया, घर में लाया, पतीली को चूल्हे पे रखा, उसको बॉयल किया, मलाई को अलग किया और बाकी दूध को इस्तेमाल किया। दुनिया में 99.99% ऐसा नहीं होता। दूध प्रॉपर, अगेन अगेन वो स्ट्रक्चरल चीजें हैं ना, गवर्नमेंट ने उसको उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आप हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर एक आर्गुमेंट ये आता है, यार ये हम बहुत फ्रेगमेंटेड है। ठीक है ना, सो जब तक कंसोलिडेशन नहीं होगी ये काम जो उनसे है वो वर्कआउट नहीं होगा, इसकी इकोनॉमिक सेंस नहीं बनेगी। और माय पर्सनल बिलीफ इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज के हमें कंसोलिडेशन को वी हैव टू लुक एट इट वेरी वेरी केयरफुली, because this is something that can fire back even worse what happening at this point in time. We have to work something on a hub and spoke model kind of a thing, where we identify the production centers, वो goats and sheep की rearing के related हों, वो हमने मिल्क को पैस्चराइज करने के हिसाब से वो प्रोडक्शन सेंटर्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं। हम उन प्रोडक्शन सेंटर्स की इन माय ओपिनियन हम वहाँ पे उन हब्स की
कैपेसिटी बिल्ड करें, उनके साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स जो उनसे हैं वो असाइन करें, और वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स इंश्योर करें कि वो जो जो पूरी वैल्यू चेन है वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है, ट्रेसेबिलिटी के एस्पेक्ट्स हैं, टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक्स उसके अंदर वर्क कर रही है। बाय द वे, स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि आपने इधर जानवर को ज़िबा किया, और आप द मोमेंट यू डू दैट आप उसको ड्राई करने के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड के रूम के अंदर लटका दें। इधर आपने दूध को मिल्क किया फ्रॉम द एनिमल, यू स्टोर इट इन द टैंक एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद थर्मल शॉक अंटिल द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन नहीं आना चाहिए। अब आप जस्ट जस्ट एक ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है, इस ठीक पे है। ग्लोबल स्टैंडर्ड पे एक चीज मैं किसी से पूछ रहा था, ही वाज अ रिटेल, दे वर अ रिटेल एक्सपर्ट हियर इन द यूएस, तो बात चल रही थी तो उन्होंने कहा, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द मिल्क सेक्शन इन एनी सुपरमार्केट एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज ऑलवेज इन द बैक? एंड आई वाज आई डोंट नो, इसलिए क्योंकि लोग वो चाहते हैं कि लोग पूरा देख के जो है स्टोर देख के दूध खरीदें। उन्होंने कहा नहीं, ये वजह नहीं है। वजह यह है कि मिनिमाइज करने के लिए ट्रैवल टाइम from the truck to the refrigerator, you keep it at the closest level of the loading dock, क्योंकि लोडिंग पीछे की साइड पे होती है सुपरमार्केट की, तो वहां ही ट्रक डॉक करती है, उसी ट्रॉली पे उसको डाला जाता है, एंड विद इन 50 feet देर इज द रेफ्रिजरेटर इन द बैक ऑफ द स्टोर फॉर द मिल्क। और उससे आगे वो जाते नहीं है, क्योंकि दैट्स द क्विकेस्ट टाइम यू कैन मेक श्योर कि उसकी चिलिंग इफेक्ट जो है उस पर वॉलेटिलिटी ना आए। एग्जैक्टली exactly. अब थोड़ा सा अब जरा इसको जरा लिंक करें कि हमारी मार्केट के अंदर मिल्क से रिलेटेड क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अदर देन द लूज मिल्क दैट इज देयर। तो आपको नजर आएगा वो टेट्रा 7 लेट पैकेजिंग है। वो 7 लेट पैकेजिंग क्यों है हमारे यहाँ, और क्यों हमारे यहाँ पैस्चराइज नहीं है? तो आपको ये समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, यार वो मसला ये है कि हमारे यहाँ चूंकि एनर्जी के इश्यूज हैं, हमारे यहाँ चूंकि फैसिलिटीज टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक्स रिलेटेड नहीं है, हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू चेन फ्रॉम फार्म जहाँ से फार्मर ने दूध को मिल्क किया है टू द कंज्यूमर हम ये मेंटेन नहीं कर सकते। सो द ओनली अवेलेबल ऑप्शन दैट इज अवेलेबल इज के यार कि हम उसको उस 7 लेट पैक के अंदर, टेट्रा पैक के अंदर उसको पैकेजिंग डाल के उसको सेल करना स्टार्ट कर दें, एटलीस्ट लोगों को एक हाइजीन गुड क्वालिटी मिल्क जो है। सो दैट वाज अ वंडरफुल आइडिया, बहुत अच्छे तरीके से। अब लेकिन इशू उसमें क्या है, उसमें उस पैकेजिंग की और उसकी प्रोसेसिंग एक सब्सटैंशियल कॉस्ट है। वो कॉस्ट ऑलरेडी टॉप अप कर रही है किस कॉस्ट के ऊपर? द फार्म गेट प्राइस। कौन सी प्राइस? विच इज द हाईएस्ट अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो अब आपके लिए वो जो पैकेज मिल्क है इज ऑल्सो बिकमिंग इंक्रीजिंगली नॉन अफोर्डेबल फॉर जनरल कंजम्पशन। So वो dairy industry, packaged dairy industry, which at one point in time was increasing at 8%, let's say year over year, I think I would be surprised if it is even going beyond 3 or 4% at this point in time, because of the largely all these factors contributing in and adding to the price. ठीक है, तो अब लोग बेसिकली जब वो कार्टन लेने के लिए जाएंगे, लाहौर के अंदर एवरेज फैमिली साइज है सिक्स पीपल, और सबने दूध पीना है, तो वो फिर बिकम्स रियली रियली क्वेश्चन मार्क फॉर देम क्या कि वो इस ऑप्शन पैकेज की तरफ जाएं, या फिर वो लूज मजबूरी है, उन्होंने गवाले को लेके आना है और वो गवाले से दूध लेना है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर गवर्नमेंट एंड एवरीबॉडी नोज बेसिकली ना, अगर आप यही जो लूज मिल रहा होता है, अगर आप इसके सिंपल सैंपल्स लें और आप इसके अंदर टोटल सॉलिड्स के कंटेंट्स को मेजर करें, तो यू फाइंड कि हार्डली उसके अंदर 9% टोटल सॉलिड्स भी नहीं होंगे, इंक्लूडिंग द फैट। ठीक है, सो विच इज अ सब स्टैंडर्ड मिल्क, और अगेन वो वही इट इज एडिंग टू योर माल न्यूट्रिशन जो पूरी जो स्केल है आपकी, वेस्टिंग, आपकी स्टंटिंग, यू नो, एंड ऑल अदर थिंग्स, इट्स जस्ट बिल्डिंग अप। सो वो एक से एक जो चीज है वो आपस में कनेक्टेड है। तो अगेन यहाँ मुझे एक एक बात याद आई, मेरी वालदा जब यहाँ एक दफ़ा आई थी तो उन्होंने कहा कि उज़ैर, यहाँ के दूध में जो है ना मुझे मज़ा नहीं आता, अजीब सा लगता है और पेट जो है वो डज नॉट लाइक इट, राइट? तो मैं उनसे यही जोक कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि अम्मी, आप जब दूध खरीदती हैं पाकिस्तान में तो उसकी क्वालिटी और उसके मिल्क सॉलिड्स का कंटेंट जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है अमेरिका में दूध जो मिलता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी एक स्टैंडर्ड्स होते हैं ये वो। तो वो हंसने लगे, उन्होंने कहा अच्छा हाँ, वैसे ये बात तो तुम्हारी ठीक है, हमारे यहाँ तो पानी मिला हुआ दूध जो है वो बचपन से चला आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप फुल फैट मिल्क लेते हैं तो एक्चुअली फुल फैट मिल्क होता है, और या उससे जो है अगर आप पाकिस्तानी हिसाब से
उसकी क्वांटिटी और उतनी दूध पत्तियां बनाना शुरू कर दें उस दूध से, तो आपका पेट जो है वो इट विल टेक टाइम टू एडजस्ट बिकॉज अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ कंपोनेंट्स इन दैट मिल्क एज वेल. अब देखिए ना, ये सारे चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं. नाउ जस्ट इफ यू जस्ट लुक एट कि यार कि इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, तो वो भी उसी तरह माइंड बॉगलिंग है. हमने कहा, अभी जस्ट बात हो रही थी कि हमारे यहाँ मीट की कंजम्पशन इज एक्स नंबर, which is substantially lower than, let's say, Turkey, which is standing at 43, let's say, or Iran, which is at 49. तो यार एटलीस्ट हम उनको तो मैच करें, वो गैप मैच करें पर कैपिटा कंजम्पशन, विच मीन्स कि हमने हर साल सप्लाई साइड के ऊपर थ्रू डिफरेंट इंटरवेंशंस वी नीड टू डू समथिंग कि वो पर केजी अवेलेबिलिटी मार्केट के अंदर होना स्टार्ट हो. सो 2018 के अंदर वी डिड सम नंबर्स बैक देन. तो अगर आप 1 केजी ऐड करते हैं एक साल के अंदर पर कैपिटा, तो 2018 के एक्सचेंज रेट्स और उस वक्त की पॉपुलेशन को सामने रखते हैं, तो आप आराम से 5-6 बिलियन यूएस डॉलर्स जीडीपी के अंदर ऐड करते हैं. I just 1 सो kg per capita per year और ये addition of the consumption of meat ऑफ द in the country. कंजम्पशन एग्जैक्टली. सो आप उसको पूरा उसकी वैल्यू चेन को अगर लेके चलें, तो just look at the impact that it will have on your economic, the real economic development side. ठीक है. और आप इमेजिन करें कि आप प्रोग्राम ये हो यार, ओके भाई भाई 10 सालों के अंदर 10 इयर्स प्रोग्राम ये है, इसका 3 साल का ये माइलस्टोन्स है, 5 इयर्स के अंदर हमने यहाँ पे होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड दिस इज हाउ इट इज. वो बेशक आप 18th अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो डेवोल्यूशन होगी या प्रोविंसेस को उनको किसी तरह अकाउंटेबल करें, लेकिन समर हाउ समवन नीड्स टू डू समथिंग, ताकि ये जो अपॉर्चुनिटी पड़ी है ये इट्स जस्ट प्लेन एंड सिंपल, बड़ा सादा सा मैथ्स है. सो आप इसको जो है, एंड द सेम इज द केस अगर आप थोड़ा डेयरी साइड पे चले गए. आज ही बल्कि मैं पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है, पता नहीं हम शायद 65 बिलियन लीटर्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. 65 बिलियन लीटर्स ऑफ मिल्क, दैट्स अ ह्यूज नंबर. बट आपको इन टर्म्स ऑफ नेट इंपोर्ट्स, हम अभी भी मिल्क पाउडर्स इंपोर्ट कर रहे होते हैं. तो वो जो दूध है वो सारा वो कहाँ जाता है लार्जली? क्या वो हम सारा पी जाते हैं, वो वेस्ट हो जाता है सप्लाई चेन के अंदर? वो अदर कंजम्पशन एरियाज के अंदर वो कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है या यूज हो रहा है? लेट्स से कि वो नंबर ठीक है, उस पूरे 65 बिलियन का हार्डली 5% इज पैकेज्ड. लेट्स से चलें 8 कर लें, अगर नंबर्स आर जस्ट इंडिकेटिव. 5 बिलियन कह लें, 5 बिलियन लीटर जो है वो पैकेज वो हो रहा है. अब बाकी सारा जो सा है 60 बिलियन लीटर इज लूज मिल्क. दुनिया में इतना लूज मिल्क कहाँ पे होगा, किस इकोनॉमी में पड़ा हुआ है? और क्या इसके ऊपर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती? क्या इसको आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टोरल रिफॉर्म्स के थ्रू थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक मिनिमम पास्चराइजेशन लॉ एंड अदर थिंग्स, क्या आप इसको रेगुलेट करके अपनी आवाम तक नहीं पहुंचा सकते एंड मेक श्योर नहीं कर सकते? एंड मिल्क इज एन एब्सोल्यूट ग्रेट कैरियर फॉर विटामिन ए, फॉर विटामिन डी, फॉर आयरन मैं डेफिशिएंसी यही एंड कहने वाला था कि आई थिंक यू 1 in 4 or 1 in 3 children in Pakistan are either नो stunted or wasted according to the Pakistan Demographic and Health Survey. तो बच्चों को दूध नहीं मिल रहा. यार आप हमारे उन डेमोग्राफिक्स को पढ़ें अगर, तो व्हाट यू गेट टू रियलाइज इज कि हमने अपनी एक फुल जनरेशन कॉम्प्रोमाइज कर दी है इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी टू कॉग्निटिवली थिंक, टू रीजन, टू अंडरस्टैंड थिंग्स. क्योंकि वो ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर वो जो एस्पेक्ट्स जाने थे और जिन्होंने उस ब्रेन डेवलपमेंट को उस लेवल पे लेके जाना था वो नहीं गए, बिकॉज वो ना माँ को वो खुराक मिली, ठीक है, और ना पैदाइश के बाद बच्चे को वो न्यूट्रिशन मिले कि वो जो उसको इस हवाले से करते. सो जो एक्सपर्ट्स हैं दे से कि अराउंड अबाउट 45% ऑफ द पॉपुलेशन is basically going through all these different kinds of deficiencies. So just imagine करें, once those 45% get to a point where they'll get married, they'll reproduce, and then this thing will keep on going to the other generations, the impact that it will have for the future generation. हम तो पूरी एक जनरेशन को
severely compromise कर सकें. So what can we do at least now is to start seeing how we can check it now. चलो जो हो गया, let's मटी पाओ उस पे, आगे चलो. Let's start doing something कि जिससे वो फाउंडेशंस जो हैं वो ठीक होना स्टार्ट हो. सो इसलिए यार वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि यू मेक श्योर you hold yourself accountable who you are electing as your electable members. I mean, this is not a political debate, but again, they are the people that you are sending to for legislation. Their role is to make sure that those structural reforms are there, those processes are there, those systems are there. ठीक है. LNDD का ये काम नहीं है कि उसमें जाके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवानी है, फॉर इंस्टेंस. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ये काम नहीं है. उसका काम ये है कि उसने इस चीज को किस तरह से किस लेवल तक इंसेंटिवाइज करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, कैसे क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, सो एज के प्राइवेट सेक्टर लेट्स से और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के डिफरेंट एंगेजमेंट्स दे स्टार्ट टू कम इन एंड हमारी जो ब्रीड्स हैं वो एग्रेसिव बेसिस के ऊपर उस लेवल पे जाना स्टार्ट करें जहाँ पे यील्ड्स जो सी हैं वो इकोनॉमिकली वायबल बनना स्टार्ट हो. मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ सुलेमान भाई, पर्सनल ऑन अ डिफरेंट टॉपिक. अभी मैं इस वीकेंड जो है सोच रहा था कि आई वांट टू गेट अ न्यू स्टोव टॉप इन माय होम. पुराना वाला है, गैस का है, कभी चलता ही नहीं, चलता, मजा नहीं आता. तो वो पॉलिसी वाली बात जो आपने की वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज ओवर हियर क्लाइमेट चेंज के ऊपर बिल्स पास किए गए वॉशिंगटन के अंदर, यूएस गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट वगैरह वगैरह. द आइडिया इज टू प्रमोट मोर इन efficient climate friendly things that people consume, right? So stovetops, obviously, if you follow that sector, gas stovetop is 40% efficient. It's a waste of energy. उससे fumes होती हैं, health risks वगैरह वगैरह. तो अब incentives हैं कि अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं अपनी रेंज तो आप इंडक्शन वाली लें, विच इज द हाईएस्ट हाईली एफिशिएंट. 85+% या 80+% एफिशिएंसी पे वो चलता है, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर हीटिंग थिंग्स एंड कुकिंग बेसिकली. गवर्नमेंट ने जबरदस्ती नहीं की मेरे घर में घुस के कि आप ये निकालें और ये करें और इस पे बैन लगा दिया, उस पे नहीं. नहीं, उन्होंने कहा कि अगर आप कोई नई चीज ले रहे हैं तो उस पे इंडक्शन वाले पे आपको टैक्स रिबेट्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, मैन्युफैक्चरर के लिए भी हैं, आपके अपने एज अ हाउस होल्ड भी हैं. तो ऑटोमेटिकली जब आप देखते हैं और लेने जाते हैं तो आपको बताते हैं कि भाई इस वाली चीज पे ये इंसेंटिव है, इस वाली चीज पे अब इंसेंटिव नहीं मिल रहा. आप नई चीज ले रहे हो तो आप सोच के ले लो कि आपने क्या लेना है. दैट्स पॉलिसी, राइट? कि एज अ Exactly. कंज्यूमर मुझे किसी ने आगे सर पे डंडा नहीं मारा कि उजैर इंडक्शन वाली चीज देख जाके. मैंने सिर्फ अपनी एक डिसीजन ली, इकोनॉमिक डिसीजन, कि मैं जब चीज खरीदने जा रहा हूं तो मुझे सामने वाला जो सेलर है, सेल्स पर्सन है, वो खुद कह रहा है, या ऑनलाइन मैं रिसर्च कर रहा हूं तो ब्लॉग्स कह रहे हैं कि भाई ये इंसेंटिव अब आ चुका है इस चीज के ऊपर, ये एफिशिएंट भी है लॉन्ग टर्म में आपके लिए. थोड़े से ज्यादा पैसे होंगे इस वक्त के लिए लेकिन वो आपको वापस मिल जाएंगे क्योंकि इस पे रिबेट्स हैं. तो दैट्स हाउ पॉलिसी ऑपरेट्स. एग्जैक्टली सब कुछ हो सकता. अभी जस्ट कल की एग्जांपल है, आई थिंक अबार ने पोस्ट किया हुआ था हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म, सॉरी लैंड माफिया एंड ऑल दोस थिंग्स. लोगों को सारी इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉपर्टी के अंदर की हुई है. व्हाट दे हैव डन ओवर देयर, उन्होंने कहा जी कि अगर आपका फर्स्ट होम है, ओके, ट्रांसफर फी जो है 0%. सिंगापुर में किया ओके, उन्होंने अभी. या you want to own the second home, the land transfer fee would be 30%. You want to have a third home, fine, have it. The land transfer fee would be 60%. ठीक है, just to discourage, or if any foreigner wants to buy any property in Singapore for rent purposes, whatever purposes, well, land transfer fee I think is more than 60%, just to discourage this thing. ठीक है, ताकि वो लोग जो उनसे हैं वो ज्यादा, एक तो आई मीन देखें ना उसमें मल्टीपल बेनिफिट्स हैं for the masses, and again the opportunity for investment to route towards more productive means, वो automatically जो है वो create होती है यार कि why would I go for this option. So करने को बहुत सी चीजें हैं. हमें कहीं पे एक तो हमें पता नहीं, मुझे ये लगता है, I can be wrong in this thing, हमें ये लगता है कि यार कि हमें एक ये बहुत शौक है कि we want to do things our own. आउट ऑफ द ठीक बॉक्स है, बताए सुलेमान भाई. और भाई, हमारी रियलिटी बड़ी डिफरेंट है. और हमें भाई आउट ऑफ द हमारी दुनिया में जो चीज चलती है वो नहीं चल सकती पाकिस्तान में. अब भाई वो लर्निंग कर्व क्यों लेना है, वो 100 साल का जो जो उन्होंने 100 साल का, ये वही वाली एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ना, उन्होंने 100 साल काऊ के ऊपर रिसर्च करके उसकी ब्रीड को इम्प्रूव किया, उसको एक सर्टेन लेवल पे लेके गए, और वो इज अवेलेबल फॉर एनीवन टू ब्रिंग होम. उसको आप अपने वैल्यू चेन के अंदर इंडक्ट करें. उसके बेनिफिट्स हम अपनी डेयरी इंडस्ट्री के अंदर देख भी रहे हैं.
वी कैन डू द सेम थिंग ऑन द फीडलॉट फैटनिंग साइड एज वेल। हमने कहा नहीं जी, हमें मोहब्बत है अपनी इंडिजिनस वैरायटीज की, यार जरूर करें मोहब्बत, वो भिजवा दें उनका जीन पूल जो है वहाँ पे उनकी लैब्स के अंदर, दे आर वेरी एडवांस्ड रिसर्च capacities and capabilities over there. Maybe they will be able to come and that will benefit the whole globe as well कि यार कि वाकई भैंस जो थी ना उसके अंदर ये हम उसके जीन पूल में हम ये जेनेटिक पोटेंशियल क्रिएट कर सकते हैं कि वो एक वायबल इकोनॉमिकली वायबल एनिमल बन सकता है। थोड़ी सी एग्जांपल, अभी आपने वो ये बात की ना इसकी एफिशिएंट एनर्जी से रिलेटेड, आई थिंक बैक इन 2016 we were working on some project, so पंजाब में लगभग रफली 1800 से लेके 2000 तक कोल्ड स्टोर्स हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ऑन द नंबर। ठीक है, ये कोल्ड स्टोर्स मोर देन 80% आर पोटैटो कोल्ड स्टोर्स। ठीक है, इंतहाई कन्वेंशनल ओल्ड स्टाइल, वो पुरानी टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर वो कोल्ड वो टेम्परेचर में क्रिएट करते हैं, तो वो सारे के सारे अवेलेबल है। अच्छा, हमें जस्ट थोड़ी सी एक्सरसाइज की बैक ऑफ द एनवलप कि यार कि अगर ये जो इनका जो इक्विपमेंट है, मशीनरी इक्विपमेंट, कोई किसी किस्म की कोई प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल क्रिएट करते हैं और पंजाब गवर्नमेंट को कहते हैं यार कि ये स्पॉन्सर करे और ट्राई पार्ट एग्रीमेंट दरमियान में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लेके आके और इसको हम अपग्रेड करें, तो उससे एनुअली 250 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी की सेविंग है। वाओ। एक पूरा ग्रिड स्टेशन 200 मेगावाट का लग जाता है यार। ठीक है, अच्छा वो वहाँ बिजली चोरी भी होती है, वो इंतहाई इनएफिशिएंट भी है, ऑल अदर थिंग्स, बट कौन करे यार, दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। वो वो करने के लिए अगर यही इसी किस्म की कोई चीज आई एम आई फॉर्मली बिलीव कहीं और हो, तो वो तो फौरन दे विल बी जंपिंग ऑन दीज थिंग्स। वो एक्सपर्ट्स बुलाएं, वैलिडेट करें, उसको एग्जीक्यूट करें। बैंकर्स हमारे, आई मीन देयर इज नो मैच फॉर देम अक्रॉस द ग्लोब, वो प्रोडक्ट्स बनाएं, मेक इट वायबल फॉर ऑल, फॉर एवरीवन एंड ऑल। वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात आती है यार, मैकडोनल्ड्स कब गया इंडिया के अंदर? 90s, मेरे ख्याल 95 96 की बात होगी। आज आई एम प्रीटी श्योर 160 170 उनके टोटल स्टोर्स हैं मैकडोनल्ड्स। सो मैकडोनल्ड्स इंडिया गया, उन्होंने कहा यार कि वी वांट टू एंटर द मार्केट एंड दिस इज आवर बिजनेस प्लान, दिस इज द इन्वेस्टमेंट दैट विल बी डूइंग। बड़ी मशहूर केस स्टडी है, अक्सर बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। तो इंडियन गवर्नमेंट कहा बिल्कुल ठीक है यार, जबरदस्त, मोस्ट वेलकम। उन्होंने कहा जी कि हमें आपके इस बिजनेस प्लान के इस एस्पेक्ट पे भी डोंट टेक। उन्होंने कहा क्या था जी? वी वोंट अलाउ यू टू इंपोर्ट फ्रेंच फ्राइज। आइडाहो पोटैटोज, द फेमस आइडाहो पोटैटो। ये उन्होंने कहा पेप्सी जी का हम, भी वैसे, पेप्सी के साथ भी यही हुआ था, मैं आ रहा उन्होंने हूँ भी उधर, पंजाब में, हाँ हाँ जाए उस मैं तरफ ही आ रहा जाए, हूँ, मैं आ रहा मैं कहा हूँ। याद दिलाऊं आपको, पेप्सी भी मशहूर केस स्टडी है इसमें। उन्होंने दे मेक उन्होंने कहा कि आप इस वैल्यू चेन को ओन करें। मैकडोनल्ड्स का ये कहीं कहीं पर भी उसकी वो क्या कहना चाहिए, कोर बिजनेस कॉम्पिटेंस नहीं है टू ग्रो पोटैटोज। ठीक है, उन्होंने कहा कि इन 10 years टाइम, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आपने अपनी टोटल इंपोर्ट्स को, हम आपको इजाजत देंगे, इतना कोटा है आप हर साल इंपोर्ट करेंगे, और वो डिक्रीजिंग रेट के ऊपर है, और इवेंचुअली जो सा है वो पोटैटो सारा का सारा आप लोकल मार्केट से सोर्स कर रहे होंगे, जिसको नॉर्मल टर्म में हम कहते हैं इंडस्ट्रियल पोटैटो। सो आज इंडिया के अंदर आई एम प्रीटी श्योर दे आर सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल टोमेटो, और उसी की बेस के ऊपर वो ना सिर्फ मैकडोनल्ड्स बल्कि बड़े बड़े वैल्यू चेन्स काम कर रही हैं। आ जाएं जी, हमारी तरफ आ जाएं, इधर आ जाएं। अच्छा, ये इस पे मैं बता दूं, मैं व्हाइल यू आर टॉकिंग, क्योंकि मुझे ये केस स्टडी बड़ी फैसिनेटिंग लगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका ब्लॉग पोस्ट डाल देता हूँ फॉर दोज हु वांट टू रीड मोर। बट ये पार्टनरशिप शुरू होती है इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में विद मैकेन, और वहां से मैकेन, जो है वो रेवोल्यूशन पूरी बढ़ती है विद पोटैटो बस फार्मिंग रेवोल्यूशन एज दे कॉल इट इन इंडिया। जब मैकडोनल्ड्स को पता लगा कि यार ये तो हमें करना पड़ेगा ना, उन्होंने कहा आप क्या करें, तो देन दे इंट्रोड्यूस मैकेन्स इन इंडिया के आके, ठीक है, थ्रू मैकेन वो कैपेसिटी जो है लोकल फार्मर्स की बिल्ड करेंगे, एंड देन अगेन दिस होल, एंड जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ, अब व्हाई दैट पोटैटो इज इम्पोर्टेंट। हम हमारा जो आलू होता है ये क्यों नहीं उसके लिए चल सकता, ये लोगों को समझना चाहिए। ये वही देखें, वाली बात है ना, डिग्री डिग्री होती है, आलू आलू डिग्री, नहीं होता, आलू आलू में आलू भी। आलू नहीं होता। इसी तरह, अच्छा ये चलें इसको साथ, जस्ट टू एजुकेट पीपल,
मेरा एक फार्म है, मेरे पास 500 जानवर है, मैं दूध बेचता हूँ मुख्तलिफ प्रोसेसेस को। मेरी जनरल अजम्पशन लोगों की ये है कि लोग, वो कंपनी मुझसे दूध खरीद के लेके जाती है, वो कंपनी मुझसे दूध नहीं खरीद के लेके जाती, वो मुझसे दूध के अंदर जो टोटल सॉलिड होते हैं वो खरीद के लेके जाती है। तो दूध के अंदर तकरीबन 13% सॉलिड्स होते हैं, रेस्ट इज ऑल पानी। ठीक है। तो मैं अपने दूध में जितना मर्जी पानी डाल दूं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसमें वो 13 सॉलिड्स होंगे तो वो दूध मुझसे लेंगे और उसी हिसाब से मुझे पेमेंट करेंगे। आलू फॉर फ्रेंच फ्राइज पर्पजेज नीड टू हैव टोटल सॉलिड्स ऑफ मोर देन 21%। हमारा जो लोकल आलू है, उसके अंदर ये परसेंटेज करीब भी नहीं, यू नो। ग्रेजुअली वी आर गेटिंग देयर, लेकिन वो ग्रेजुअली का लेवल मैं आपको बताना चाह की कोशिश करना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ आलू इस पिछले साल कोई 10 मिलियन टन्स प्रोड्यूस हुआ। दिस इज अ ह्यूज नंबर। वो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वो हम इस्तेमाल करते हैं सर, आलू गोश्त के अंदर, गोश्त आलू के अंदर, आलू गोभी के अंदर, थिंग्स लाइक दिस। या घर के अंदर जो हमारे यहाँ जो कन्वेंशनल फ्राइज बनते हैं, वो जो बिल्कुल ही आलू की एक टिक्कियां बना देते हैं आलू फ्रेंच की फ्राई टिक्कियाँ की बना वजह। देते हैं। कम इन पेप्सी, और उन्होंने इसी किस्म की एक इंटरवेंशन स्टार्ट की। उनका स्नैक्स का बिजनेस प्लान लॉन्च था और उन्होंने सक्सेसफुली उसको इंट्रोड्यूस कराया। आई मीन अगेन, बट एक, अब 10 मिलियन केजीज ऑफ पोटैटो के में सिर्फ एक कॉरपोरेशन का कितना का शेयर हो सकता है, यू नो? सो द अपॉर्चुनिटी फॉर देम, फॉर दिस थिंग टू फ्लरिश, वो सोली अब हर चीज के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ वो एक प्राइवेट सेक्टर की कॉर्पोरेट आके, लार्ज एमएनसी आके वो करे। ये कब तक करेंगे आप? या कब तक आप उसके ऊपर बैठे रहेंगे? जब तक आप खुद स्ट्रक्चरली उसकी बैक पे ना खड़े हो, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर, हु इज मेकिंग श्योर कि यार कि वो जो एमएनसी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है विद द फार्मर इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मेकिंग हिम ग्रो दैट वेरी स्पेसिफिक ब्रीड ऑफ पोटैटो, इन केस द फसल गोज बैड, हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? क्रॉप उसके इंश्योरेंस सामने कौन तो देगा? क्रॉप इंश्योरेंस कौन देगा उसको? वो कॉन्ट्रेक्चुअल ओनरशिप्स जो हैं उसको, इफ देयर आर एनी इश्यूज विद द कॉन्ट्रैक्ट, उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, प्रीटी मच दैट इज देयर, वहां पर भी इश्यूज होंगे, ये लेकिन बात सुलेमान भाई, मेरी एक दोस्त से बात हुई जो खुद उसकी कुछ एग्रीकल्चर लिंकेजेस हैं खानदान के तौर पे। तो मैं उससे हमेशा ये पूछता था कि यार क्यों इतनी इतनी ज़मीनें हैं, इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी तुम्हारा जेन्युइनली जो है उस ज़मीन से ओवर द लाइफ टाइम हैज़ बिन फिनोमिनल विदाउट एनी मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सो इमेजिन what the potential is if you actually made it robustly efficient, right? And it was like, देखो पेपर पे बड़ा अच्छा प्लान बन सकता है, फाइनेंसिंग की भी बात हो सकती है, मार्जिन भी बढ़ सकते हैं, यील्ड भी बढ़ सकते हैं। उस दिन का एंड में जो मसला है ना वो टू फोल्ड है। वन, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं है रूरल पाकिस्तान में, ये सिंध की बात कर रहा था। टू, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। ठीक है। तो अब जब प्रॉपर्टी राइट्स फुली सिक्योर नहीं है तो कोलैटरल के तौर पे जमीन इस्तेमाल नहीं हो सकती, मीनिंग कैपिटल मैं उस पर रेज नहीं कर सकता क्योंकि वो एक मसला आ जाएगा। और अगर मैं कर भी लूं और परसों कोई मसला होता है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट पे या नेबर डिस्प्यूट होता है या कुछ और हो जाता है, देर इज नो वे फॉर मी। या मैं तो 25 साल कोर्ट में फंस जाऊंगा, तो मैं क्यों बिल्कुल जो है वो रोला डालूं इस काम के अंदर। एग्जैक्टली, एंड देयर द पॉलिसी कम्स इन, जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जो जो स्ट्रक्चरल पिलर्स अवेलेबल होने चाहिए टू मेक श्योर दैट आई एम सेफ गार्डेड, माई इंटरेस्ट आर सेफ गार्डेड, बिकॉज आई एम, मैं वो एक लोकल एंटरप्रेन्योर हूँ या मैं लोकल फार्मर हूँ, आई एम टेकिंग अ रिस्क इन गोइंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन ऑन समथिंग कि यार कि मेरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज एट माई बैक एंड दे विल टेक केयर ऑफ मी इफ थिंग्स गो वेस्ट। ठीक है। सो अपॉर्चुनिटीज अगेन, यू नो, आई मीन इमेंस इमेंस। बात हम कर रहे थे पोल्ट्री की फीड के अंदर, हमने जिक्र किया इम्पोर्टेड एस्पेक्ट्स जो उनसे हैं या इम्पोर्टेड फैक्टर्स जो उनसे हैं, सोयाबीन मील उसमें एक मेजर चीज है, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है, वो डॉलर एक्सचेंज रेट पे इम्पैक्ट करता है, हम लोग फंस जाते हैं। अच्छा, क्या हो सकता है जी इसका सब्स्टिट्यूट? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, दुनिया ऐसे तो नहीं बैठी, सारी दुनिया के अंदर हो रहा। हमारे यहाँ कॉर्न इज द ओनली क्रॉप विच इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। दिस लास्ट ईयर वाज द फर्स्ट ईयर जब उन्होंने 10 मिलियन टन्स का बेंचमार्क जो है क्रॉस किया। वो ना सिर्फ वो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, बल्कि वो एवरी ईयर दे आर इंक्रीजिंग द यील्ड एज।
और हम which सुनते means कि नहीं है वो कॉर्न में जो है वो कि जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस लग गई और फलाना हो गया, होर्डिंग हो गई, कुछ नहीं, बड़ी आराम से वो इंडस्ट्री चलती है। वो चल रही है challenges, but again, I mean, there used to be one major player कॉर्न की प्रोसेसिंग के ऊपर. there are a couple furthers just in line coming up. अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर कि वो उसका मार्केट शेयर लेंगे. होपफुली उसके अंदर competitiveness बढ़ेगी, अच्छी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट इज एथेनॉल. सो अगर ड्राई मिलिंग की जाए फॉर कॉर्न, which is increasing in availability year after year, अगर आप उसकी ड्राई मिलिंग करते हैं और ड्राई मिलिंग से आप उसका फ्यूल ग्रेड एथेनॉल बनाते हैं या फार्मा ग्रेड एथेनॉल बनाते हैं, इसकी 100% सेल्स एट दिस पॉइंट इन टाइम आर एक्सपोर्टेबल. प्री सोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. दिस इज अ प्रीटी गुड मार्केट. बहुत इंटरनेशनल डिमांड है. पीपल जो कि आर एसोसिएटेड विद द शुगर केन एंड sugar industry business, they are doing this thing, and it's one of the very good businesses. लेकिन वो वेट मिलिंग का प्रोसेस है. अगर आप ड्राई मिलिंग के प्रोसेस के अंदर एक बायो प्रोडक्ट बनता है, उसको कहते हैं DDGS, which is distillers dried grains with solubles. So that's a byproduct that comes out. It's a cereal byproduct, which is a substitute for both corn as well as soy meal in livestock feed, for larger ruminants as well as for poultry as well. And US के अंदर इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ है. And the numbers that are from the US, they say that के almost around 1 ton of DDGS can substitute 1.22 tons of regular feed composed of corn and soy. So अब आपके पास corn available है, लेकिन आपके पास, I know for a fact there are a couple of big corporates where at this point in time वो वर्कआउट कर रहे थे कि वो ड्राई मिलिंग का सेटअप लगाएं फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स, और उस पर ये बाय प्रोडक्ट आए तो वो वहाँ पे कर सकता है. बट अगेन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग इट. अब कहेंगे हमारे पास वो होता है ना यार कि अब क्या करें, तो करने को भी देयर आर 100 चीजें आप जिनको इनैक्ट कर सकते हैं और उसको आगे आप लेके अच्छा, चल इस सकते पे एक दो और सवाल मेरे जो थे. आई गेट टू योर विश लिस्ट इफ यू वर टू से ओके अगले 3 साल के अंदर अगर कोई रोड मैप हो तो उसमें प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए. विल गेट टू दैट इन अ मिनट. बट फॉर द ordinary citizen or the audience from Pakistan listening in, right? एक तो दिस वाज वंडरफुल इन द सेंस कि वैल्यू चेन क्या है, उसके अंदर इश्यूज क्या है, किस तरह काम होता है, किस तरह होना चाहिए. अगर एक आप फ्रॉम योर वेंटेज पॉइंट अगर किसी ऑर्डिनरी सिटीजन आपसे पूछे कि सुलेमान भाई बताए कि इस वक्त गोश्त महंगा हो क्यों रहा है पाकिस्तान में, हाउ वुड यू, व्हाट आर द ड्राइवर्स एट दिस मोमेंट इन टाइम. और फिर उससे हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आपने इस विशियस साइकिल को तोड़ना है तो फिर क्या चीज़ों की ज़रूरत है. एंड लेट्स से थ्री ईयर रोड मैप. बट हेल्प हेल्प द ऑर्डिनरी सिटीजन अंडरस्टैंड कि अभी अभी इतनी महंगाई क्यों हुई है गोश्त की कीमतों में. और उसकी सादी सी वजह है, एक तो गोश्त अवेलेबल, जानवर अवेलेबल नहीं है टू बी अवेलेबल फॉर स्लॉटर, ताकि वो मार्केट तक, रिटेल तक पहुंच सके. और जो अवेलेबल है उसकी यील्ड उतनी नहीं है कि वो अगेन नॉर्मल स्मॉल एनिमल की यील्ड अगर 50% से ज्यादा आ रही है तो उसका मतलब ये है कि आप यू वुड बी एबल टू मेक सम मनी आउट ऑफ दैट. तो वो डायरेक्टली जो है ना उसके साथ वो कोरिलेट कर रहा है. सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि उसने जो उस जानवर को खिलाना है फॉर टू गेट टू अ पॉइंट के जहाँ पे उसको स्लॉटर करके लेके आए, वो कॉस्ट जो सी है वो इज टू मच, इज गेटिंग हाई बिकॉज ऑफ द डॉलर डेप्रिसिएशन ओवर डे. क्योंकि अब बात हमने कही कि बहुत से कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं जो फीड और प्रोसेस इसका आपने प्रोसेस शुरू होती है. में कहा भी था कि एक लिंक है एनर्जी के साथ, तो एनर्जी के साथ क्या इज आउटपुट ऑफ फीड और समथिंग एल्स. या अब देखें, वो जो टोटल पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर आपने वो ड्राई मिलिंग करके उस फीड को बनाना है, उसके बाद आपने उन जानवरों को किसी शेड में रखना है. जैसे जो एक्सक्यूज मी पोल्ट्री जोन है वो कंट्रोल शेड होता है. ठीक है, उसके अंदर एक सर्टेन टेम्परेचर आपने मेंटेन करना होता है. दैट इज ऑल जनरेटेड थ्रू एनर्जी. सो वो एनर्जी की अगर यूनिट प्राइस जो है ये मंथ ओवर मंथ सब्सटेंशियली इंक्रीज करी तो आपके ओवरहेड्स ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर वो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो यू जस्ट कैन नॉट पिन पॉइंट ऑन वन थिंग. आप उसमें एनर्जी को इनडायरेक्टली लेके आ सकते हैं, डायरेक्टली आप उसमें फीड कॉस्ट को लेके आ सकते हैं. एंड अगेन
डायरेक्टली आपने उस जानवर को लेके आना है, उसकी अवेलेबिलिटी को लेके आना है, और उसकी टाइप को लेके आना ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई साजिश हो रही है, ये सैलाब की वजह से भी शॉक आया मार्केट के अंदर, फिर एनर्जी, डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, बहुत सारे इश्यूज हैं इसके अंदर जो कि लिंक्ड हैं। एंड अगेन मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि ये जो एक 9 PM के बुलेटिन में खबर चलाई जाती है कि कमिश्नर साहब ने प्राइस फिक्स कर दी और इससे मसला हल हो जाएगा और होर्डर्स को पकड़ लिया, ये वो वाला मसला है ही नहीं। है। आपने ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये किया। मैं इस तरफ आना भी चाह रहा था। लोगों को जो फंडामेंटल चीज है ना, वो समझने की जरूरत है। नंबर वन, देयर इज नो क्विक फिक्स। नंबर टू, टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर हियर। वी आर नॉट हियर जस्ट कि हमने आज आंख खोली और हम यहाँ पहुंच गए। दिस वाज इन द मेकिंग फॉर लास्ट 30 years, 35 years। ठीक है। आज इसको हम जिसके ये क्या कहना चाहिए, हम रेमिफिकेशंस जो हैं उनको हम भुगत रहे हैं। ठीक है। सो बी, अगेन वही बात आई, बी वेरी श्योर कि जो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इन टर्म्स ऑफ हु यू आर ब्रिंगिंग, और ये जो हम लोगों ने अपने आप को एसोसिएट कर दिया ना विद एक्स और वाई, और फिर हम जस्ट डाई हार्ड बन गए। सारे इंसान हैं यार, नो वन इज फरिश्ता। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर सेंडिंग पीपल फॉर अ पर्पस, and make sure that that purpose is being fulfilled. And if it's not being fulfilled, they should not be coming back again. That अगर हमारी कौम लोगों का पढ़े लिखे, हमारी जेन जेड जो है ना, is not about to come into the mainstream. That's the only thing that they need to keep in mind, in my view. ठीक है ना। अगर ये एक दो साइकिल्स इस तरह के चलें तो आप देखेंगे कि there will be huge improvement। ठीक है। हर जगह आ रहा होता है, आप वो ट्विटर फीड्स के अंदर भी पढ़ रहे हैं हर जगह, यार वो गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि वो प्राइस फिक्स कर दे, वो कर दे, ये कर दे। भाई ठीक है, नहीं है गवर्नमेंट का ये काम प्राइस फिक्स कर दे, और क्या करे। आप जरा दूसरी साइड पे देखें, क्या करे गवर्नमेंट। वो फंस गए हैं, अब बेचारे हैं, उन्होंने आवाम को रिलीफ भी देना है। अब हम ये कहें जी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन ओपन मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। मार्केट जो सी है वो अपनी प्राइसेस डिटरमिन करें, फॉरेन एक्सचेंज हो या लोकल प्राइसेस हो, ये मार्केट का काम। बट दैट नीड्स टू बी केयरफुली सीन इन एन एनवायरनमेंट दैट वी आर वर्किंग इन द एनवायरनमेंट वी आर लिविंग इन। इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप एकदम उसको ओपन कर देंगे तो दैट वुड बी डिजास्ट्रस। सो आपको वो, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई मीन आई लव मनमोहन सिंह, और आई मीन जिस बंदे ने जिस खूबसूरती के साथ ये बैलेंसिंग एक्ट प्ले किया फॉर द नेबरिंग कंट्री, आई थिंक that's an example for others to learn from. एंड आई थिंक वहाँ भी द बिग थिंग वाज के कंटिन्यूटी हुई, Yeah. प्लान बड़े रोबस्ट थे। मुझे जो एक मज़े की बात लगती है वो ये कि अगर आप 2014 से पहले का डिबेट उठा के देखें तो वन ऑफ द मोस्ट वोसिफरस अपोनेंट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ रिटेल एंड कॉमर्स इन इंडिया वाज द बीजेपी। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र हाँ। मोदी की हुकूमत आती है तो थोड़ा शोर हुआ, थोड़ी अनसर्टेनिटी हुई कि ये किस तरफ जाएंगे। लेकिन हम्म। उनके ही दौर के अंदर वॉलमार्ट ने $17 अरब की इन्वेस्टमेंट की इनटू फ्लिपकार्ट इन इंडियाज ई कॉमर्स सेक्टर। और इमेजिन। पॉलिसी वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे चली लेकिन वो जो पाथ टू लिबरलाइजेशन था ये कॉमर्स का, कंटिन्यू होगा। वो हाँ। कंटिन्यू हुआ। थोड़ी सी चेंजेस आई, थोड़ा सा उनको पुशबैक भी मिला पॉलिटिकली। हाँ। लेकिन बीजेपी ने भी कहा कि यार हम ऑपोजिशन में थे तो एक पोजीशन थी, लेकिन ये चीज हम्म। बेहतर है। और अगर $17 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है और वैल्यू चेन में लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है बाय द बिगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड इन रिटेल, तो ये बात या अच्छी है हमारी हमारी मीशत के लिए। आई मीन देखिए ना, नेशनल इंटरेस्ट है ना, दे आर वन। बेशक जो मर्जी पॉलिटिकल डिफरेंसेस है यार, यहाँ पर भी 100 पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, व्हाट सो व्हाट। ठीक है, उसको बैठो, उसको रिजॉल्व करो। बट जो फंडामेंटल्स हैं, स्टॉप प्लेइंग ऑन दैट यार। मतलब कि दिस, आई थिंक, आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, इशू अब ये है कि वन ऑफ माय हॉबीज ना, काफी अर्से से, वो ये है कि मैं मुख्तलिफ स्टोर्स में जब भी हम जाते हैं ना, तो मैं भी कोशिश करता हूँ, जैसे अल्फता भी चले गए, यहाँ पे जो है वो जो जलालसंस भी देख लिया, मेट्रो भी चले। सो आई एम categorically actually seeing a shift down of consumers moving from upscale retail shops to places like metros, जहाँ पे उनको bulk discounts and affordable और private labels उनसे उनकी access to उनसे उनको मिल रही हो।
and you can clearly see, तो just जाते हो just have a look around कि यार कि कौन किस किस्म के लोग ऐसे हैं. The kind of people that have started coming, they were basically, they belong to somewhere else a couple of months back. So this is happening, and this is happening really fast. And उसके ऊपर जो top up ये है कि you don't see any short term, let's say कि यार कि इसमें कोई relief आएगा या कुछ चीजें जो सी कुछ पॉजिटिव की तरफ या बेहतरी की तरफ जाएंगे. I don't see that. So that's बट इसके quite अंदर convincing. एक चीज जहां ऑब्वियसली हम अगर स्केल ऑफ प्रॉब्लम्स की बात करें इस पॉडकास्ट पे, आई थिंक वी टच्ड ऑन सो मेनी सेक्टर्स. आई वुड आर्ग्यू, इफ यू डिसएग्री प्लीज करेक्ट मी, agriculture actually is the not least complicated is the wrong word, has the lowest or the shortest gestation period for transformation, right? क्योंकि अगर आपने क्रॉप साइकिल उगानी है तो एक साल के अंदर अगर आप सही काम करें फार्मर्स के साथ मिलके तो अगले साल आपको उसका आउटपुट ऑलरेडी नजर आने लग जाता है. बिल्कुल. एंड देन it's a instead of a vicious cycle, it's a positive cycle that can reinforce itself. So if I would then ask you to say कि यार इलेक्शंस आ रहे हैं, you made this point a couple of times on the podcast as well, कि send people for a purpose. तो अगर एग्री वैल्यू चेन मीट के लेवल पे बात की जाए, what does a robust roadmap look like to you in, let's say, 24 to 36 months, that if tomorrow a policy maker were to put it on out there कि भाई ये चीजें हम करेंगे, आप उसको पढ़ के कहें कि यार ये जो है ना, it's a very good step in the right direction, what would you want to see happen? सप्लाई चेन से रिलेटेड काफी काम पास में रह चुका. अगेन हमारी बैकड्रॉप के अंदर, रूरल बैकड्रॉप के अंदर, वी नीड टू आइडेंटिफाई पॉकेट्स, प्रोडक्शन पॉकेट्स. उनको आप हब्स क्रिएट करें. ठीक है, उन हब्स के ऊपर कैपेसिटी बिल्ड करें. आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज को वहाँ पे दुनिया, आप ऑस्ट्रेलिया से लेके आए, आप न्यूजीलैंड से लेके आए, आप यूएसए से लेके आए एक्सपर्ट्स, वहाँ बैठाएं, लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करें. हुआ है, इंडिपेंडेंट बिजनेसेस ने ये काम किए हैं फॉर देयर ओन वेंचर्स एंड बड़े सक्सेसफुली इसको किए हैं. तो व्हाई कांट वी डू दैट ऑन अ स्केल? और बिल्कुल हो सकता है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई दोस पॉकेट्स. और उस पॉकेट के अंदर आपने करना क्या है? आपने नंबर वन, यू नीड टू मेक श्योर कि आपने एक टाइम फ्रेम के अंदर विच इज रियलिस्टिक इनफ, आपने डिसाइड ये कर लेना है कि हमने किस ब्रीड को लेके जाना है. ठीक है ना? टेक अ कॉल ऑन दिस थिंग. किसी चीज से मोहब्बत है, ठीक है, उसको साइड पे कर लें यार, किसी और उसका कोई और टेस्ट केस बना लें. लेकिन एक डिसाइड कर लें यार कि ये हमने ये चीज अवेलेबल करवानी है, तो ये ब्रीड है, ये हम यहाँ पे लेके आएंगे. इस ब्रीड को लोकलाइज करेंगे. उसका एक सर्टेन साइकिल होता है, उस पीरियड के अंदर लोकलाइज करके उसको, उसकी बेस के ऊपर आपने सारी ऑफशूट्स जो उनसे वहां से क्रिएट करनी है. दैट्स वो आप जिसे कहेंगे कि आपने एक मेन हार्ट जो है ना पूरे इकोसिस्टम का, वो वहां पे क्रिएट कर दिया. अब आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो मार्केटिंग लिंकेजेस बनाने हैं. दैट्स अनदर एस्पेक्ट जिसके लिए एक पूरी लेजिस्लेशन की जरूरत है कि आपने मिडिल मैन के रोल को रेगुलेट कैसे करना. ठीक है, हमारे यहाँ जनरल ये बहस होती है कि वो आरती है या वो कोई और मिडिल मैन है, उसको निकाल दो यार बाहर. उस सिस्टम में वो बहुत फारिग चीज है. ये दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है. लर्न फ्रॉम अदर्स. यू मेक हिम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, यू डोंट टेक और हिम आउट वो ऑफ द. एग्जिस्ट अगर करता है इस सिस्टम के अंदर, एक ब्रोकन सिस्टम के अंदर, तो कोई तो उसका फंक्शन है ना आरती का, जो वो उस एग्जिस्ट कर रहा है. उसने इस ब्रोकन सिस्टम को समर हाउ इंटैक्ट रखा हुआ है. उसकी लर्निंग्स हैं, उसकी सम इनसाइट्स हैं. यूज देम, यूज देम फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, एंड अगेन कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं. लुक एट इंडिया, व्हाट दे हैव डन द सेम थिंग. ठीक है, ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, बट दे आर बेटर देन अस. लेट्स गेट देयर फर्स्ट. ठीक है, अब वो जो इंस्टीट्यूशनल, वो जो रिफॉर्म्स हैं कि वो जो मार्केट कनेक्शंस के अंदर वो जो कनेक्टर्स हैं, उसमें रीडिफाइंड रोल ऑफ द मिडिल मैन है, वो क्या होगा, उनको इन्फोर्स करें. ठीक है, और उस इन्फोर्समेंट के बाद उन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से रिटेल्स तक आपने वो चीज़ें कैसे एक्सेसिबल बनानी है, उन वो सारी चीज़ों को प्रोसेस के अंदर लेके. ये सिंपल सादी सप्लाई चेन है. ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है सारा का सारा, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मेकिंग श्योर के वो तमाम फैसिलिटीज एंड ऑल अदर थिंग्स आर देयर. ठीक है, आपको शुरू के अंदर इन चीज़ों को सब्सिडाइज करना पड़ेगा. यू हैव टू सेट असाइड a substantial sum, but that would pay you off in 5 years time. ठीक है, that will certainly pay you off. एग्रीकल्चर के अंदर थोड़ा सा पे बैक जो वुड बी ऑन द लॉन्गर साइड, बट इवेंचुअली
जब स्केल बढ़ेगा, उसका जो इम्पैक्ट आना स्टार्ट होगा, तो यू विल सी द बेनिफिट्स कमिंग आउट ऑफ दिस होल थिंग। सो ये वो एक ब्रीफ सा खाका मेरे जहन के अंदर बनता है, जो हमारे यहाँ एक बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर बन सकता है ऑफ हब एंड स्पोक, जिसको हम पूरे मुल्क के अंदर, वो आप हब एंड स्पोक ऑफ पैस्चराइजेशन सेंटर्स हैं, ऑफ शीप रेयरिंग है या गोट रेयरिंग है. By the way, there's a professor, Dr. Afzal Rashid from US, Lahore. He did a wonderful 4-year study कि किस तरह से जो existing breed है of sheeps, उसको by reducing the labor cost by 50%, how can you feed them specialized TMR, total pallet, total mixed ration basically. वो कैसे खिला, वो उसकी composition, एक certain composition है, वो खिला के आप उनको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं. इस किस्म के, आई मीन, पीपल कैन टेक द लीड फ्रॉम देम. आप जाएं इन इंस्टीट्यूशंस को, एक्सेस करें, उनके एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड करें, और वो डिफरेंट जो लर्निंग्स हैं, उन लर्निंग्स को प्रॉपर फीडलॉट फार्मिंग के प्रोजेक्ट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करें. सो यू नो, पीपल आर देयर, थिंग्स आर देयर, प्लेसेस आर देयर, just need to connect them, put them on one, let's say, geographical area. I think हमारे यहाँ बेतहाशा एक्सलेंट सप्लाई चेन एक्सपर्ट्स हैं. आप वो सप्लाई चेन डिजाइन बनाएं, अपने लोगों के डिजाइन नहीं पसंद, यार बाहर से एक्सपर्ट्स को हायर कर लें, उन डिजाइन को बनाएं, इनको इम्प्लीमेंट करें और इन्फोर्स करें. ठीक है, आप देखेंगे कि जस्ट इन 5 years टाइम देयर विल बी सब्सटैंशियल चेंज. पिछले साल there was a 3.9% reduction in the production of wheat. ठीक है, इस साल हम दोबारा वापस आ गए हैं पिछले से पिछले साल के लेवल पे. So one of the reasons that State Bank wrote in the वो जो annual report थी, वो ये थी, because of the less land allocated for wheat. भाई, who decided for that? मैं उठा और मैंने खुद कहा यार कि मैं आज वो एक certain area के अंदर wheat नहीं लगाऊंगा. Who am I to do that? When we know that wheat is the main staple of the country, has to be regulated for a certain point in time, for a period of time. ठीक है, जब तक आप ये इन चीज़ों को इन प्लेस नहीं करेंगे. मैं आप लोगों ने बड़ा सिंपल सा एक वो है, एक एस्पेक्ट फिलोसफी है, डिमांड एंड सप्लाई प्लानिंग की बात होती है. तो मैंने क्या बेचना है, उस बेचने के लिए मुझे क्या बनाना है, और उसको बनाने के लिए जो डिफरेंट एलिमेंट्स चाहिए, वो मुझे कब कहाँ से लेके आने हैं और कब उनकी जरूरत होगी. ये पूरी आप एंड टू एंड इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिमांड एंड सप्लाई प्लानिंग फंक्शन फॉर एग्रीकल्चर क्या है किधर है, हाउ इज इट वर्किंग. हम वीट एक्सपोर्ट कर देते हैं, पता लगता है ओ यार वो तो जो ये स्टॉक्स तो में बचपन रिपोर्ट आ से रही थी वो सुनते गलत आए थी. हैं कि जी 6 महीने ठीक है, पहले एक्सपोर्ट हो गया, वो 6 महीने चीनी बाद हमने शॉर्टेज हो गया. एक्सपोर्ट कर दी, वो चीनी हमने एक्सपोर्ट कर दी, पता लगा ओह वो चीनी की कीमत जो है कहाँ चली गई. यू नो, सो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बेसिक सप्लाई चेन, बेसिक फंडामेंटल कोर एस्पेक्ट्स हैं ऑफ गवर्नेंस, लेट्स से. ठीक है, इनको आप स्ट्रेटन अप करना स्टार्ट करें, एंड यू विल सी the results automatically come in. No, this was So, fascinating, Suleman. Very informative. I learned a lot, and I'm sure the audience learned a lot as well. And again, इतनी सारी different topics पे बात करने के बाद जो एक चीज़ जो मैं believer हूँ उसमें, वो ये है कि पाकिस्तान के मसलों की solution is not rocket science. It requires a basic common sense approach to consistent policy making. और उसमें जो है out of the box कोई जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है. दुनिया ये काम कर चुकी है. एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन ईस्ट एशियन इकोनॉमीज ने भी कर लिया है, वेस्ट ने भी कर लिया है, इंडिया भी कर रहा है, बांग्लादेश भी कर रहा है. It's not super complicated. You just have to have a willingness to execute. Before I let you go, I always ask my guests, what are 2 or 3 books you would recommend to the audience? that's interesting one. Lately मैंने डॉक्टर अमजद साकिब की किताब खत्म की, 4 आदमी. was very inspirational. 4 आदमियों की एक लाइफ स्टोरी, एंड दिस इज वेरी इंस्पायरिंग. बड़े अरसे बाद उर्दू की किताब एक पढ़ी, लेकिन बहुत मजा आया. अच्छा, एक किताब है गेटिंग थिंग्स डन बाय, आई थिंक डेविड एलन की है शायद, आई गेस. दिस इज काइंड ऑफ अ पर्सनल एंड वर्क मैनेजमेंट सिस्टम. एक मैं कहूँगा बाइबल है. दिस इज समथिंग दैट आई ऑन रेगुलर बेसिस कीप ऑन रेफरिंग बैक. बड़े अरसे से there's another book जो कि मेरी फेवरेट लिस्ट के अंदर शामिल हुई है.
आजकल वो ज्यादा मुझे याद आ रही है जब से वो नेटफ्लिक्स का सीजन देखा ना, मैं डिप्लोमैट, तो वो मुझे आजकल मजीद ज्यादा याद आती है। वो उसका नाम है डिप्लोमेसी, हेनरी किसिंजर की किताब, काफी मोटी बुक है और इट्स एन एक्सीलेंट रीडिंग। तो और ये है इस वक्त। His latest book on leadership is on my list. I need to read it. अच्छा, क्या नाम है उसका? I think it's called On Leadership. I'll WhatsApp you the अच्छा, link on Amazon. It's basically the leaders he's worked with over his career. He's taken, I ओके, think, Anwar al Sadat hai uske andar, do teen aur hai. I think Lee Kuan Yew is part of that as well. And he sort अच्छा, of explained why, in his view, they were really solid, great leaders, and people should learn from their experiences. So it's on my list. I haven't gotten to it yet. But diplomacy is definitely a must read. अगर किसी ने हाँ, वेस्टफेलियन नेशन की डिप्लोमेसी से चलते चलते मॉडर्न एरा तक आना है और एक किताब में बात समझनी है कि दुनिया चलती जबरदस्त। कैसे है और कैसे बनाई हाँ गई है, जी, मगरिब ने कैसे बनाई है, तो वो किताब आप पढ़ लें, आपको जो है वो पूरा का you पूरा समझ आ जाएगा. you'll understand why they are dominating. Exactly. So, Suleiman, thank you so much for your time. This was wonderful. सही है जी। Appreciate the insights and again hope कि कोई अच्छा रोड मैप आए. होप कि ये चीज़ें जो पोटेंशियल हैं पाकिस्तान के अंदर वो सॉल्व हों. Because I think the agri modernization value chain investments are the most efficient path towards development, particularly in rural Pakistan. And I think it's good for the economy, it's good for the people, it's good for nutrition, as we talked. So really, really appreciate you explaining all of this to us today. Thank you. I hope I was able to make some sense. Thank you very much for having me.